दुनिया में अनंत मशीनें हैं। अलग अलग तरह की मशीनें हैं। अलग अलग काम को करने वाली मशीनें मौजूद होती हैं। और इन मशीनों को अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि इनके क्रियाकलापों में एक सीमा बंधी होती है। हर मशीन की अपनी एक सीमा तो होती ही होती है। और जिसको हम मशीन नहीं कहते उनको भी तुम देखने चले जाओ, वो भी मशीन है। कई चीज़ों को हम मशीन नहीं कहते। जैसे हम भैंस को मशीन नहीं कहेंगे, लेकिन भैंस भी एक मशीन है। वह चारे के बटन से चलती है। अगर उसको चारा दिखा दो तो वह उसके पीछे पीछे चलती हुई चली जाती है। उसको नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। जैसे मशीन को नहीं पता कि वो किस से चल रही है, क्यों चल रही है। मशीन नहीं जानती कि वह बिजली से चल रही है, पेट्रोल से चल रही है, या फिर सीएनजी गैस से चल रही है। गाड़ियाँ चलती हैं, चलती ही रहती हैं। गाड़ियों को इससे कोई मतलब नहीं कि किससे चल रही हैं। उन्हें अपना कोई भी अता पता नहीं होता। जिसको अपने बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो चले चला जा रहा है, उसी को मशीन कहते हैं। मशीन में अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मशीन अपने फैसले से रुक नहीं सकती। गाड़ी को गाड़ी ब्रेक नहीं लगाती, गाड़ी को चालक ब्रेक लगाता है। गाड़ी अपने मन से कहीं भी नहीं रुक सकती। गाड़ी कुछ भी नहीं कर सकती। गाड़ी चल भी नहीं सकती अपने आप। यानी कि मशीनें वो होती हैं जो कुछ नहीं करती अपने आप। अपने आप क्या, एक तो ये जो शब्द है आप, ये बड़ा गहरा शब्द है। आप इतना गहरा शब्द है कि इसको समझ लो कि ये तुम्हारी उस अवस्था को दर्शाता है जिसको तुम्हारा खरापन कहते हैं, जिसे तुम्हारी मौलिकता कहते हैं। मौलिकता यानी कि तुम्हारी ही मौलिकता, तुम्हारी जड़ें, तुम्हारा स्रोत, तुम्हारा सार, तुम्हारा परम। अब तुम इस बात को मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इस बात को तुम सुनोगे उस हिसाब से जिस हिसाब से तुमने अपने मस्तिष्क में पहले कुछ बातें सुनी हुई हैं कि वह परमात्मा होगा, वह एक सार होता है, अगर कहीं गंगा है तो उसकी एक गंगोत्री होती है। उस हिसाब से मत सुनना। इसको सुनने के लिए मैं तुम्हें दूसरा ढंग देना चाहता हूँ। तुम अपने मस्तिष्क के पुराने ढंगों से मत सोचो, नए ढंगों से सोचो। तुम सिर्फ नवीनता को खोजो। धीरे धीरे वार्तालाप जैसे आगे बढ़ेगा, तुम्हें अपने जीवन के बहुत से ऐसे कई बरसों से गड़े हुए खजाने मिलेंगे जिनका तुम्हें पता भी नहीं है और तुम्हारे अंदर वो छिपे हुए हैं। लेकिन इतना समझ लो कि धीरे धीरे मैं तुम्हें उस तरफ ले जा रहा हूँ, तो तुम अपनी खोपड़ी लेकर वहाँ मत आना। अपना दिमाग अभी इसी समय अपने बैग में रख दो और तब आओ, उसका ताला लगा के आओ। अगर तुम बाहर आ रहे हो तो इसको भीतर रख के आओ, इसको यहाँ मत लाओ। अगर तुम सुनने में प्रवेश कर रहे हो तो इससे पहले तुम अपने सारे फालतू के कामकाजों को, फालतू की उल जुलूल हरकतों को जरा सा किनारे कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। बाद में फिर वहीं चले जाना, तुम्हें कौन रोक रहा है। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा उतरो अपने अंदर। तो मशीन किस तरह की होती हैं, ज़रा गौर से समझने की कोशिश करो। जिसको हम शेर कहते हैं, उसमें अपना कोई निर्णय नहीं है। तुम कहो कि उसने शिकार किया और उसने तय कर लिया कि वह इस हिरण का शिकार करेगा, तो वह उसके पीछे दौड़ने लगता है। अगर 10 हिरण खड़े हों तो उनमें से शेर एक हिरण को चुनता है और उसी के पीछे उसी पर झपट्टा मारता है। हिरण इधर उधर अगर खड़े होंगे तो शेर का ध्यान इधर उधर के हिरणों पर नहीं जाएगा। उसने तो जब तय कर लिया, जो उसकी नज़रों में चुभ गया,
नज़र लगी तो लगी, उस तरह का मामला होता है शेर का, ऐसा तुम सोच सकते हो। लेकिन एक बात याद रखो कि ये भी फैसला शेर का नहीं है, क्योंकि उसके सामने जो आया वो अचानक आ गया, उसके सामने आ गया और उसकी आंखों ने उसको तय कर लिया। वैसे भी किसी चीज़ को तय कर लेने से ये थोड़ा ही हो जाता है कि वह मशीन नहीं है। ऐसे तो तुम भी कह सकते हो कि मशीन को जो काम दिया जाता है मशीन भी वही काम करती है, वह इधर उधर कुछ भी नहीं सोचती। मशीन कुछ भी नहीं सोचती, शेर तो भी सोचता है कि अगर ये ना मिला तो चलो दूसरा हिरण सही। अगर एक झपट्टे में यह हिरण बच गया तो वह हो सकता है कि दूसरे हिरण पर झपट्टा मारने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन मशीन को तो जितना काम दिया जाता है वह उतना ही करती है। एक बोरवेल चल रही है, उसका काम है पानी देना, वो और कुछ नहीं जानती। तुम उसका बटन दबा दोगे, वो चल जाएगी, ज़मीन से पानी बाहर आ जाएगा पाइप के रास्ते। बोरवेल को तुम्हारे प्यासे होने से कोई लेना देना नहीं, या तुम पानी किस लिए निकाल रहे हो इस बात से भी कोई लेना देना नहीं, या फिर तुमने पाइप बिछाई है कि नहीं बिछाई, और तुम्हारे घर में ऐसी जगह पर जहाँ पानी नहीं भरना चाहिए, जहाँ कीचड़ ना फैले, इससे भी बोरवेल को कोई लेना देना नहीं। अगर तुम उसको चलाओगे वो चलेगी और पानी फेंकेगी, इसको मशीन कहते हैं। मशीन अपना कोई निर्णय नहीं ले सकती, कैसे लेगी? उसमें अपनी क्षमताएं मौजूद नहीं है, वो निर्णय नहीं ले सकती। लेकिन तुम्हें पता है कि जीव जंतु भी मशीन होते हैं। पेड़ पौधे भी मशीन होते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि संवेदनाओं की मशीन है या लोहे की मशीन है, उसकी आवृत्ति क्या है, उसका सर्किल क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका ढंग कैसा है, उसकी प्रक्रिया कैसी है, उसका एल्गोरिदम क्या है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी जो अपनी नींव नहीं होता, जो दूसरों के द्वारा चलाया जा सकता है, जिसका दूसरा उपयोग कर सकता है, और जो अपने ढंग से अपने ढंग में नहीं ढल सकता, जो अपनी कोई खुशबू नहीं रखता, जो पूरा का पूरा पराया है, जिसमें दूसरा ही दूसरा मौजूद है, जिसके पुर्जे पुर्जे दूसरे ने सजाए हैं, वह मशीन है। मशीन और कुछ नहीं होता। जिनको तुम रोबोट कहते हो वो भी मशीन होते हैं, और रोबोट बनाने वाले भी मशीन होते हैं। 99% रोबोट बनाने वाले लोग भी रोबोट होते हैं। पशु पक्षी भी मशीन हैं और आदमी भी मशीन है। याद रखो, तुम ये कह सकते हो कि आदमी तो नया करता है, आदमी नया सोच सकता है, आदमी कंप्यूटर बनाना जान सकता है, नभयान बनाना जानता है, जलयान बनाना जानता है, रेलगाड़ियाँ बना लेता है, तो वो कैसे मशीन हो गया? जो मशीनों को बनाता है वो मशीन कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कई बार नया घटता है और मनुष्य के माध्यम से घटता है, मनुष्य उसका हिस्सा होता है। कई बार कई नई चीज़ें मनुष्य से गुजरती हैं। निश्चित ही जिसने भी रेलगाड़ी बनाई होगी, जिन लोगों ने, उन लोगों से यह नया वाहन ज़रूर गुजरा था, इसमें कोई भी कहने की बात नहीं है। परंतु तुम्हें यह भी पता होगा कि शुरू में रेलगाड़ी एक बस के बराबर बनाई गई थी। उसका एक ही डिब्बा बनाया गया था और वो थोड़ी दूर तक चलाया गया था, और धीरे धीरे यह विकसित होती चली गई प्रक्रिया, और उसमें कई डिब्बे जुड़ गए, और फिर वह पूरी रेलगाड़ी धीरे धीरे बदलती हुई चली गई। अभी तो बुलेट ट्रेन, अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे रेलगाड़ियाँ और भी अधिक उन्नत होती हुई चली जाएंगी, और उनकी गति भी तेज़ होती हुई चली जाएगी। तो याद रखना, प्रकृति में कोई भी एक व्यक्ति तो कहाँ बना रहा है। और याद रखना, जिसने भी सबसे पहले रेलगाड़ी बनाने के विचार को शुरू किया था, उसने रेलगाड़ी तो नहीं बनाई थी,
उसने तो एक ऐसे वाहन की कल्पना की थी जो कि हल्के ढंग से चल सके, बसों की तरह, रेलों की तरह, बसों की तरह, कारों की तरह रेल भी सड़क पर दचकियां ना खाए। वो एक ऐसे वाहन की कल्पना करता है जो एक विशेष तरह की सड़क पर यानी कि पटरियों पर चले, पटरियों पर चलने वाला वाहन। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आगे आने वाले लोगों ने वह अधिक भी सोचा। परंतु जो पहली बार सोच रहा था, उस पहली बार सोचने वाले व्यक्ति ने सोचा भी नहीं था कि इतनी उन्नति होगी। लेकिन जो नया भी सोच रहा है पहले वाला, वो पुराने वाहनों की वजह से सोच रहा है। उसने पहले बसों की दचकियाँ देखी। अब बसों की दचकियों से अगर वो ऐसा वाहन बनाने की सोच रहा है जिसमें कि उसे कम धक्के लगते हों, तो वह आता तो पुराने ही धक्कों से है। दुनिया में कुछ भी जो आगे गति करता है वो पुराने से ही गति करता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मशीन नहीं होता, वो भी मशीन होता है। सत्य तो यह है कि पश्चिम में सबसे अधिक वैज्ञानिक हुए हैं, लेकिन पश्चिम के से अधिक मशीनी आदमी कहीं भी नहीं है। पश्चिम में मशीन बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन याद रखना, मशीन बनाते बनाते वो मशीन बन भी गए हैं, वो मशीन ही हो गए हैं। उनके अंदर अपने वास्तविक स्रोत सूख गए हैं। वो पूरी तरह से बंजर भूमि की तरह हैं। उनमें अपनी कोई भी गुलाई नहीं बची, गीलापन नहीं बचा। उनका अपना कहीं से पोषण नहीं आता। उनके संवहन नष्ट हो चुके हैं। उनके जाइलम और फ्लोएम अब पृथ्वी से नहीं जुड़े हुए, अब ऐसे वृक्ष बन गए हैं जिनकी जड़ें कट चुकी हैं। इसलिए तनाव का सूखापन आ गया है। अब तो जीवन पश्चिम में ऐसा हो गया है कि काम करने जाते हैं एक बिल्कुल आधुनिक वैज्ञानिक कार्यालय में, और वापस आने पर नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं, परेशान होकर लौटते हैं। हजारों तरह की समस्याएं हैं जीवन में। नीरस नीरस लगता है जीवन, और काम भी लगता है तो एक मजबूरी। पूरी तरह से जैसे छाती पर पत्थर पड़े हों, जैसे आंसुओं के साथ रोते रोते कोई काम कर रहा हो। अंदर आंखों के देखो तो आंसू ही आंसू, परंतु चश्मे से उन आंसुओं को छिपाकर लेबोरेटरी में प्रयोग चल रहे हैं। लेबोरेटरी में रो रो कर प्रयोग हो रहे हैं। ऐसा समझ लो कि एक मजदूर जो काम नहीं करना चाहता, उसको घसीट घसीट कर काम करवाया जा रहा है, उसे गुलाम बनाकर काम करवाया जा रहा है। पश्चिम में लोग इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि इस काम के अलावा उनके पास कई ऑप्शन मौजूद नहीं है। वो जीवन को उस ढंग से नहीं देखते। उनका रोमांस बहुत जल्दी समाप्त हो चुका होता है, क्योंकि उनका रोमांस होगा क्या? उनके पास सुविधाएं मौजूद हैं। सुविधाओं की मौजूदगी में उनके पकने की बहुत कम संभावना रह गई है। आंतरिक पकाव जाना चाहिए, लेकिन बाहर के जो ढंग ढर्रे हैं वो उनको कुछ करने नहीं दे रहे। इसलिए उनका जीवन बड़ा भिंच गया है। चारों ओर से जैसे एक बाउंड्री कर दी गई है और उसी के भीतर उनको जीना पड़ता है। और जिनमें हिम्मत होती है वो निश्चित ही वो आगे जाते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ नया काम करते हैं, और उनके काम होते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल काम कर ही नहीं रहे, काम तो वो भी कर रहे हैं। और याद रखना, जिसको हम विकास कहते हैं उससे प्रकृति को कोई लेना देना नहीं होता। प्रकृति तो उन ग्रहों का भी स्वागत करती है जिन पर आज तक एक पौधा भी नहीं होगा। चंद्रमा को नष्ट नहीं कर दिया, और पृथ्वी को कोई नोबेल प्राइज नहीं दे दिया प्रकृति ने कि देखो तुमने इतने पेड़ पौधे पैदा किए, तुम्हारे यहाँ महासागर है, तुमको नीला ग्रह कहते हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं। इससे पृथ्वी को नोबेल प्राइज नहीं मिल गया, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पृथ्वी को तो सज़ा मिलनी चाहिए कि उसने इस मानव को पैदा करके चारों तरफ हाहाकार मचा रखी है।
चीख पुकार मचा रखी है। जितना अधिक रुदन इस धरती पर है उतना तो कहीं भी नहीं है। यहाँ घुट घुट रहे हैं प्राणी, और कितनी ही अलग अलग तरह की प्रजातियाँ दिनों दिन विलुप्त होती चली जा रही हैं। और यहाँ पर साथ साथ जी नहीं पा रहा है मनुष्य। कम से कम चंद्रमा पर, कम से कम मंगल पर पत्थर पत्थर जी तो ठीक रहे हैं, साथ साथ चल तो रहे हैं। वहाँ तो पत्थर भी ठीक ठीक चल रहे हैं, परंतु यहाँ तो मनुष्य भी ठीक तरह से नहीं चल रहा है। और फिर पृथ्वी उन्नत ही है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसी सौरमंडल में जीवन होता है। और तुमसे ये किसने कह दिया कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है? ये तो मनुष्य की आँख है। तुम किसी भी जीव जंतु से पूछ लीजिएगा कि श्रेष्ठ क्या होता है। तुम कहते हो कि देखो हम सूअर से श्रेष्ठ हैं, लेकिन जब तुम सूअर का गला काट देते हो और उसको मार देते हो, उसका मांस खा लेते हो, अब पिग का तुमने पोर्क बना दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इससे सूअर को कोई फर्क नहीं पड़ता। सूअर तो मर गया, लेकिन उसे नहीं पता कि वो किस धारदार हथियार से कटकर मरा। वो नहीं जानता कि तुमने जो कसाई के हाथों में हथियार देकर उसको कटवाया था उसका क्या नाम था। वो तलवार थी, वो कृपाण था, वो चाकू था। इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उन्हें तुमसे कम चोट लगती है, लेकिन चोट लगी होगी, उन्हें एक असंतुलन हुआ होगा। जैसे शरीर को चोट लग जाती है तो असंतुलन शरीर में हो जाता है। जैसे पृथ्वी पर कोई महामारी बढ़ जाती है, प्लेग बढ़ जाता है, तो संतुलन साधने के लिए तुम घरों में घुस जाते हो। वैसे ही जब तुम सूअर को काटते हो तो उसमें भी एक असंतुलन पैदा हो जाता है, और वो भी अपनी संतुलन की एक धर्मशाला ढूंढता है और वहाँ पर वह छुपने की कोशिश करता है। तो उसी छिपावट में हम समझ लेते हैं कि देखा, हम जीत गए, सूअर हार गया। नहीं, सूअर नहीं हारा। सूअर को तो पता नहीं है कि उसको कौन मार रहा है। उसे तो ये भी नहीं पता तुम आदमी हो। उसको तो ये भी नहीं पता आदमी क्या होता है। सूअर सिर्फ कीचड़ जानता है, और उसको कीचड़ भी नहीं बोलता। उसको तो कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देता है चारों तरफ, और अपने ढंग से कीचड़ दिखाई देता है। तुम जिसको कीचड़ कहते हो वो उसकी अपनी एक उन्नत होटल है। जिसको तुम 5 स्टार होटल कहते हो वो उसके लिए 5 स्टार होटल है। जितना गंदा बदबूदार कीचड़ होगा वह उतनी ही मस्ती से उसमें नाचेगा। सूअर का अपना ढंग है, और याद रखना, सूअर जैसे कीचड़ को देखता है वैसे ही तुम्हें देखता है। तुम भी उसके लिए कीचड़ हो, तुम उसके लिए कीचड़ से ज़्यादा नहीं हो। वो सूंघ कर देखता है, वो तुम्हें भी सूंघ कर देखेगा। इसलिए इस बात को ध्यान से समझ लो कि तुम्हारी परिभाषाएं तुमसे ये कहती हैं कि तुम बहुत बड़े हो, वैसे ही सूअर की परिभाषाएं उससे कहती हैं कि वो बहुत बड़ा है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। जिसको हम जानते हैं, जिसको हम समझते हैं, उसी को, उसी दुनिया को, उसी वातावरण को हम श्रेष्ठ समझ बैठते हैं। हम जहाँ हैं हम उसी को श्रेष्ठ समझ बैठते हैं। जैसे चींटी को तुम दिखाई नहीं देते, जैसे कीड़ों को तुम दिखाई नहीं देते, वैसे क्या गारंटी है कि तुमसे बड़े प्राणी नहीं होंगे और जिन्हें तुम नहीं देख पा रहे हो। तुम उनके लिए चींटी हो सकते हो, वो भी तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। तुमसे कह किसने दिया कि जो 5 इंद्रिय वाले प्राणी होते हैं वो प्राणी सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उनके पास ज़्यादा इंद्रियाँ होती हैं। तुमने कह कैसे दिया या सोच कैसे लिया कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा उन्नत है और सबसे ज़्यादा उन्नत है? तुम्हारे देखे उन्नत है। और याद रखना, प्रकृति कितने गहरे रंगों से रंगी हुई है। उन रंगों की तुम्हारी तो आँखों को और तुम्हारे एहसासों को कोई पहचान तक नहीं है। इसलिए इस अनंत गहराई में, इस गहरी मझधार में, इस
परम महासागर में कितनी परतें छिपी हुई हैं, कितने रहस्य छिपे हुए हैं, कितने राज छिपे हुए हैं, इनका तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं। और तुम्हारे विकसित होने से और तुम्हारे विकास से प्रकृति का विकास हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अगर ये कहो कि देखो हमने पूरी पृथ्वी को बड़ी बड़ी इमारतों से सजा दिया, इतनी सड़कें बना डाली, इतने सारे वाहन बना दिए, इतनी सारी यानें बना दी, तुम आकाश को जाकर देखो जरा, चारों तरफ हवाई जहाज हैं, इतना अधिक ट्रैफिक हो गया है ऊपर भी कि अब हवाई जहाज़ों को भी अपने ढंग से समयों को निर्धारित करना पड़ता है। अब तो चारों तरफ हमारा ही प्रभाव देख लो, पृथ्वी पर कहाँ ऐसा कुछ है जहाँ पर हमारा प्रभाव नहीं है। चारों तरफ हमारा प्रभाव दिखाई दे रहा है। और हमने देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इस धरती को सजा डाला विभिन्न रंगों से। देखो हमने कितने तरह के बल्ब बना दिए, रंगीन रंगीन बल्ब, कहीं लाल बल्ब, कहीं नीला, कहीं पीला, कहीं बहुत बड़ा। कहीं स्ट्रीट लाइट को देखो, वो कितनी बड़ी है, ऐसी कभी नहीं हुआ करती थी। और फिर तुम देखो कि वाहनों में भी लाइट लगी हुई है। और देखो अब हमने तो एक एक मोबाइल में लाइट लगा दी, पूरी पृथ्वी को सजा कर रख दिया। इतने तरह के कपड़े बना दिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने क्या काम किया है, कैसी भी डिज़ाइन लगा लो, अपने नाम की कोई भी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो, किसी भी तरह से डिज़ाइन कर लो कपड़े को अपने ढंग से, छोटा बड़ा। तो हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारा ऐसा क्या है जो छोटा रह गया? कुछ भी तो छोटा नहीं रहा, सब कुछ इतना तो आगे जा चुका है। लेकिन हकीकत यह है, इस बात से अस्तित्व को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारे काम का है। मनुष्य ने विकास किया है, मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए किया है, ठीक है। लेकिन इस सुविधा में अब मनुष्य के देखे भी कुछ सोचें तो तुम्हें पता चलेगा कि मनुष्य ने भी अपना क्या विकास किया है। मनुष्य ने भी अपना क्या विकास किया है। हर विकास के अपने तरह के विनाश भी होते हैं, हर पक्ष के अपने तरह के विपक्ष भी होते हैं। हर सिक्के के एक पहलू को देखकर कभी मत भूलना कि इसके दूसरे पहलू गायब हो गया है पूरी तरह से। वो भी मौजूद है, वो गायब नहीं होगा कभी भी। किसी भी सिक्के में कभी भी दूसरे पहलू गायब नहीं होंगे, वो हमेशा जिंदा रहेंगे, वो तुम्हारे सामने रहेंगे। पहले ऊँट गाड़ियाँ चलती थीं, बैलगाड़ियाँ चलती थीं, घोड़ा गाड़ियाँ चलती थीं। मैं तुम्हें बस छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे तुम्हारी कार है, अगर तुम कभी शराब पी लो या तुम्हें कहीं चोट लग जाए तो तुम्हारी कार तुम्हें नहीं वापस ला सकती। लेकिन जो पहले के ज़माने के पालतू पशु हुआ करते थे, अगर तुम ऊँट में गए हो, मैंने तो सुना है कि हमारे गांव का एक व्यक्ति था, तो वो गया था 20 किलोमीटर दूर, हमारे गांव से शहर था, तो वहाँ पर कुछ सामान लेके गया था, तो ऊँट के साथ गया था। तो उसने वहाँ जाकर अधिक शराब पी ली, तो वह तो अपने आप को भूल ही गया कि वो कहाँ है। तो वह ऊँट गाड़ी में बैठ के आ रहा था, तो ऊँट ही उसको 20 किलोमीटर दूर से ऊँट अपने आप ही घर ले आया, क्योंकि ऊँट रास्ते को जान गया था, पहले ही जान गया था ऊँट रास्ते को। और वह अपने घर आकर रुका, सीधे अपने घर। अब महाराणा प्रताप का घोड़ा है चेतक। महाराणा प्रताप कितने ही बेहोश क्यों ना हो जाएं, उनका घोड़ा उनको अपनी सही जगह पे ले जाएगा, जहाँ उनको होना चाहिए। घोड़े अपने आप ले आते हैं। लेकिन आज तुम्हारी गाड़ियाँ नहीं ला सकती। तुम्हारी गाड़ियाँ तुम्हारे बिना चलती नहीं हैं। तुम गाड़ियों के गुलाम हो गए हो अब। पहले पशुओं से गाड़ियाँ चलती थीं, तो पशु तुम्हारे गुलाम हुआ करते थे और पशु तुम्हारी बहुत तरह की सेवाएं कर सकते थे। लेकिन मशीन तुम्हारी गुलाम नहीं है, तुम मशीन के गुलाम हो। मशीनें किसी की गुलाम नहीं होती। हाँ, इतना समझ लो कि गुलाम तो तुम्हारा घोड़ा भी नहीं होता, गुलाम तो तुम्हारा ऊँट भी नहीं होता, लेकिन उनमें एक अलग संवेदना है जो तुम्हारी गाड़ी में नहीं हो सकती, क्योंकि गाड़ी सिर्फ धातुओं की बनी हुई है। लेकिन ऊँट थोड़ी बहुत संवेदनाओं से भी युक्त है, इसीलिए वह थोड़ी अलग तरह की गाड़ी हो जाती है। वो ऊँट गाड़ी है, तुम्हारी सिर्फ गाड़ी है और वो ऊँट गाड़ी है।
इसलिए अब के विकास ने ऊंट खा लिया, अब के विकास ने घोड़ा हटा दिया, अब के विकास ने एक पक्ष छोटा कर दिया, तो निश्चित ही एक विनाश भी हुआ है। जब एक विकास होगा तो एक विनाश होगा ही होगा, हमने कुछ खोया भी होगा। अब हमने अपने घर तो बना लिए वनों को काट काट कर, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि अनेक तरह के जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें बताया गया था कि हमने पृथ्वी से 80% जंगलों से प्रजातियां विलुप्त कर दी हैं, 80%। अब पृथ्वी उस विनाश की कगार पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर कभी भी प्रलय हो सकती है। और जो जलीय जीव हैं वो कोई 85-86% नष्ट हो चुके हैं। जितनी अधिक प्रजातियां हुआ करती थीं वो प्रजातियां बिल्कुल बहुत कम बची हैं पहले की तुलना में। तो जंगल पूरी तरह से उजड़ रहे हैं और हम घरों में घुट रहे हैं। और हमें भी क्या मिल रहा है, हमने हवा गंवा दी, पानी गंवा दिया, हमने अपनी भोजन की रसोई में कोई लाखों तरह के नए भोजन, नए व्यंजन तैयार कर दिए, लेकिन हम सबसे आधारभूत व्यंजनों को चाट गए, ख़त्म कर दिए, वो विनाश ही हो गया उनका। तुम्हें पता है अगर पानी और हवा ठीक ना हो तो दुनिया के सारे व्यंजन पचते ही नहीं हैं या गलत पचते हैं। तुम्हें पानी और हवा सबसे पहली डाइट है तुम्हारी। मैं कहता हूँ इसको प्राथमिक डाइट, उसको प्राथमिक खाना कहता हूँ, इसको प्राथमिक व्यंजन कहता हूँ। ऐसा समझ लो कि जैसे गाड़ी चलेगी ही नहीं बिना पेट्रोल के, बिना ईंधन के, वैसे ही तुम्हारा शरीर ठीक तरह से पचाएगा ही नहीं पानी बिना और हवा बिना। हवा और पानी ही तो पचाती हैं, ऑक्सीकरण ही तो होता है भोजन का। तो तुमने क्या किया, तुमने पूरा का पूरा आधार ही काट दिया, तुमने जड़ें ही काट दी खाने की, शरीर बनने की, या शुद्ध तरीके से शरीर बनने की। अब तो जैसा शरीर बनेगा तुम्हें लगेगा बन तो रहा है, लेकिन वो गलत तरीके से पाचन होगा और वह कुछ इस तरह से होगा कि तुम्हें विभिन्न तरह की बीमारियां आगे आने वाले समय में होने वाली हैं। किसी को हार्ट अटैक आएगा, किसी को कैंसर होगा, क्योंकि तुम्हारी मृत कोशिकाएं बढ़ जाएंगी, या तुम्हारी डेड सेल्स जितनी बढ़ेंगी उतनी ही तुम्हारी अलग तरह से शरीर की प्रक्रिया मुड़ जाएगी। ये प्रक्रिया पहले जैसी नहीं है, ये बिल्कुल तुमने खराब कर दिया है, इसको नष्ट कर दिया है। तो पानी ही ख़त्म कर दिया या गंदा कर दिया। जिसको हम पानी असली बोलते हैं वो नहीं है ये पानी, जिसको तुम पानी कह रहे हो कि पानी है तो सही, ऐसा पानी नहीं, शुद्ध पानी नहीं है। अब ये भी बात कर लेते हैं कि मानव किस तरह से मशीन होता है। देखो, मानव की जितनी भी क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं और उसकी जितनी बड़ी दुनिया है उसको तुम गौर से देखने की कोशिश करो, वह कहाँ से आती है। निश्चित ही उसने अपने इन मकड़ जालों को बड़ा गहरा कर लिया है, परंतु ये मकड़ जाले हैं, नया कुछ नहीं है। पुराने ही तरीके से सब कुछ संप्रेषित किया जा रहा है और उसमें तुम अगर गौर से देखोगे तो मिलेगा क्या, वही पुराना पद्धति का सड़ा गला ढांचा। आदमी में सब कुछ पुराना है, यहाँ तक कि जिसको वो नया कहता है वो भी पुराना है। आदमी से कहो देखो तुम नए जीने की कोशिश करो तो ज़्यादा से ज़्यादा वो नए कपड़े ले आएगा। अब ये प्रक्रिया कि नए ढंग से जीने का यही तरीका है, ये भी तो एक पुरानी प्रक्रिया है। कपड़े नए हैं, प्रक्रिया पुरानी है। आदमी जो भी कहता है कि मैं नया करता हूँ, दरअसल वो नया नहीं करता, वो सीखा हुआ नया करता है। एक होता है बिल्कुल नया जो सीखा भी नहीं गया, और एक होता है सीखा हुआ नया, और जो सीखा हुआ नया है वो भी एक परंपरा होती है, परंपरा का ही दायरा होता है।
सच तो यह है, यह ढांचा पूरी तरह से पुरानी पद्धति का हुआ। क्या नया किया है? नए के नाम पर पुराना नया किया है, पॉलिश की है नए की। मौलिकता कहाँ है? तुम कहाँ हो? नया सिर्फ एक ही होता है, चैतन्य मनुष्य। और चैतन्य मनुष्य में कुछ भी पुराना नहीं हो सकता। शरीर भी पुराना नहीं हो सकता, मन भी पुराना नहीं हो सकता, उसकी बुद्धि भी पुरानी नहीं हो सकती। बल्कि एक बात समझ लो कि वो इनमें जीता नहीं। जो मौलिक होता है वो मौलिकता में जीता है, वो खरा होता है, वो पूरी तरह से पवित्र होता है। पवित्रता का अर्थ ही होता है जो बिल्कुल ही दूसरे के मैल से वर्जित हो, हीन हो, जिसमें 1% भी, बल्कि रंच मात्र भी दूसरे की मौजूदगी ना हो, दूसरा हो ही ना उसमें। जो बिल्कुल 24 कैरेट का हो, सोना सिर्फ सोना हो, उसमें किसी और धातु की मिलावट ना कर दी हो। जो 24 कैरेट का सोना होता है वही मौलिक होता है, सिर्फ सोना। वह आग जिसमें कोई ईंधन नहीं गया, जिससे कोई धुआं नहीं निकलता। याद रखना, आग में कोई धुआं नहीं होता। ईंधन जब जलता है तो ईंधन ही धुआं छोड़ता है, और कई ईंधन ऐसे भी होते हैं जो धुआं नहीं छोड़ते। आग तो आग होती है, आग में कोई धुआं नहीं होता। और याद रखना, अगर तुम्हारे जीवन से धुआं उठ रहा है तो याद रखना पुराना ही धुआं छोड़ता है। ईंधन जैसा जीवन मत जियो, आग जैसा जीवन जियो, बिल्कुल पवित्र। अग्नि को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, इसलिए क्योंकि अग्नि किसी को जलाती नहीं है, अग्नि में आकर के कोई जलता है। अग्नि अपने स्वभाव में वैसी की वैसी ही स्थिर बनी रहती है। तो जो भी ईंधन की तरह जीता है उससे धुआं निकलेगा, फिर उससे पीड़ाओं का, बंधनों का धुआं निकलता है। और मशीनें भी पुरानी होती हैं, वो भी शोर बहुत करती हैं। अगर उनको बंद ना किया जाए तो उनसे भी धुआं निकलता है, शोर का धुआं। उनके बटन होने चाहिए। अगर उनके बटन होते हैं, अगर आग में बुझाने की गुंजाइश हो तो आग जलाना रोटी पकाने के लिए ठीक है, खाना बनाने के लिए ठीक है। और अगर प्रदूषण कम से कम हो, ऐसे माध्यम ढूंढ सकें और ऐसे ईंधनों का आविष्कार किया जा सके तो ये भी शुभ है। हमें आग का उपयोग करना है, पर उसको सर पे नहीं चढ़ा लेना है। ऐसा ना हो कि यह घर को ही जलाकर राख कर दे। ऐसा ईंधन किसी काम का नहीं। आदमी की चेतना ने, आदमी की उन्नति ने, आदमी की बुद्धि ने, आदमी के तर्कों ने, आदमी की द्वेष की भावनाओं ने सिर्फ इस पृथ्वी पर युद्धों को जन्म दिया है। परमाणु बम बनाकर, हाइड्रोजन बम बनाकर, मिसाइलें तान के नए नए हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, और ये हथियार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हथियारों को बनाने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मानवता के उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए कुछ भी नहीं। युद्ध के लिए तो बहुत कुछ जुटा रहे हैं, पर शांति के लिए कुछ भी नहीं जुटाया जा रहा। पता नहीं कौन सी बुद्धि बढ़ाई है मानव ने। ये बुद्धि तो खुद ही दिखाई दे रही है कि कैसी बुद्धि होती है। दरअसल एक बात आप गौर से समझ लीजिए कि जो भी पुराने ढंग का है, देखो आदमी रह तो जानवर गया, लेकिन उसके पास शरीर बड़ा हो गया। बुद्धि शरीर का ही हिस्सा है। बुद्धि शरीर है, तुम शरीर नहीं हो। शरीर पुराना ही रहता है, उसको कितना भी लेपन कर लो, उसके जो अंदर छिपा होता है वो नया होता है। आदमी थोड़े ही हो तुम, तुम्हारे बाहर के तौर तरीके आदमी नहीं हो सकते, और व्यवहारों से कोई आदमी नहीं होता। आदमी तो चैतन्य से होता है, आदमी तो विवेक बोध से होता है। और
ये मत सोच लेना कि तुम्हारी बुद्धि तेज हो जाती है इससे तुम बोधपूर्ण हो गए। याद रखना, बुद्धिमत्ता और बोधपूर्णता दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। बुद्धि की सीमाएं होती हैं, लेकिन बोध की सीमाएं नहीं होती हैं। ऐसी शिक्षा जो बुद्धि से निकलती है उसकी सीमा होती है, परंतु जो शिक्षा बोध से निकलती है उसकी सीमा नहीं होती। तुमने देखा होगा कि ज़्यादातर आदमी बिल्कुल एक जैसे होते हैं, अलग अलग क्यों नहीं होते। उनके ढंग ढर्रों को देखो, वो एक जैसे मिलेंगे। ऐसा काम मशीनों में होता है। मशीनें ही एक जैसी हो सकती हैं, मानव तो एक जैसे नहीं हो सकते। मानव तो मौलिक होना चाहिए था। और आश्चर्य की बात यह है कि प्रकृति ने उसे मौलिक ही पैदा किया था, परंतु वह अपनी मौलिकता को आज तक नहीं पहचान पाया और उसको पूरी तरह से जागृत नहीं कर सका आज तक। और आदमी समझता है कि वह मशीन नहीं है। वह मशीन के अलावा है क्या? लोगों को एक जैसी बीमारियां हो रही हैं। बीमारियां एक जैसी कैसे हो जाती हैं सभी को? तुम कहो नहीं वातावरण का असर है, नहीं, तासीर का भी फ़र्क होता है। लोगों की जीवनचर्या भी एक जैसी है, उनका खान पान। सबको समोसा पसंद, सब कचौड़ी खा रहे हैं, सब पिज्ज़ा मंगा रहे हैं, बर्गर मंगा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं। 99% लोग ऐसा ही कर रहे हैं। और जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे तरह की मशीन है। मशीन तो है ही, मशीन के अलावा कुछ नहीं है, याद रखना। और मशीन भी अलग अलग तरह की नहीं है, ये भी एक आश्चर्य की बात है। मशीन भी एक तरह की नहीं है। 99% लोग तो एक जैसी मशीन रखते हैं। मशीनें भी अलग अलग हों तो चलेगा। अब कुछ लोग नहीं खाते हैं, अब वो समझते हैं कि वो अच्छे हैं, अलग हैं, और लोगों से अलग हैं, और लोगों से कुछ अलग नहीं है। इन जैसे भी लोग हैं, वो भी एक तरह की मशीनें हैं, उनके कोई खास आधार नहीं है। वो फिर दूसरे ऐसे काम करते हैं जो मशीन जैसे होते हैं। वो बकवास करते रहेंगे पूरे दिन अपनी कि मैं नहीं खाता, फास्ट फूड नहीं खाता, मैं शराब नहीं पीता, इसकी बकवास करते रहते हैं पूरे दिन। फिर वो बकवास करने की शराब पीते हैं। वो शराब तो नहीं पीते, वो ठेके पर तो नहीं पहुंचते, लेकिन ठेके पर पहुंचने वालों की बुराई करना ही उनकी शराब है, उनमें ही उसको मज़ा आता है। ये एक तरह की दूसरी मशीन हो गई। और स्वास्थ्य, जिसको वो स्वास्थ्य कहते हैं, वो एक तरह की बीमारी को ही स्वास्थ्य कहते हैं। उनके स्वास्थ्य भी एक मशीन की एक दुनिया मान लो उसको भी, वो भी एक मशीन है। वहाँ जैसे वो सोचते हैं कि देखो हम बीमार नहीं हैं तो हम स्वस्थ हैं, और हजारों तरह की बीमारियां हैं उनको। मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां भी हो सकती हैं। जो व्यक्ति परिपूर्ण तेज से उत्प्रोत नहीं है वो कैसे स्वस्थ हो सकता है? और कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं। उन्होंने ये धारणा बना ली है कि वो स्वस्थ है। मानसिक स्तर पर देखोगे तुम गौर से तो लोगों के ढंग ढर्रे बिल्कुल एक जैसे हैं। उनके लक्ष्यों को देखो तुम, क्या लक्ष्य रखते हैं वो? उनके लक्ष्य वही हैं जो सबके हैं, एक जैसे लक्ष्य हैं सबके। लक्ष्य भी क्या हैं, और सब लक्ष्य बना रहे हैं। मोटिवेशन चल रही है कि उठो जागो। वो विवेकानंद का वाक्य है कि उठो जागो औरों को भी जगाओ। हकीकत यह है कि जो अंदर उठ जाता है उसके आसपास वाले वैसे ही उठ जाते हैं। और यहाँ पर तो रोंगटे खड़े कर रहे हैं, एक तरह की नींद दे रहे हैं लोगों को, एक नींद की गोली। मोटिवेशन एक खतरनाक जहर है, एक ऐसा जहर जो ऊपर ऊपर से पॉलिश करता है। ऐसा समझ लो कि कैंसर के मरीज को चश्मे पहना देता है, अच्छे वाले चश्मे, उसका मेकअप कर देता है, उसको मोटिवेशन कहते हैं। और फिर उसी चश्मे को पहनाकर फिर उसको ड्रग्स देता है, फिर उसको शराब पिलाता है, फिर वो उछल कूद करता है और उसी को कहता है कि बस मैं हो गया प्रेरित। ये प्रेरणा है कि नशा है, कि अपने को खोना है, कि अपना मुँह छिपाना है? अपने मुँह छिपाने के तरीके को तुम मोटिवेशन कह रहे हो। प्रेरणा का अर्थ क्या होता है? प्रेरणा ऐसी थोड़ी ही होती है कि आप में कुछ ऐसा हो गया कि आप घंटे 2 घंटे के लिए अकड़ उठे, हो सकता है 2 दिन के लिए अकड़ उठे, लेकिन इससे क्या होता है? ये तो पागलपन छा जाता है आदमी पर, तब होता है ऐसा। ये तो एक परम बेहोश स्थिति है और इसको कहते हो कि मैं जागृत हो गया।
प्रेरणा का अर्थ होता है कि मेरे अंदर एक नया बीज पोषण पाना शुरू कर चुका है। प्रेरणा बीज की तरह होती है, प्रेरणा के बीज होते हैं, और वह बीज एक सही उपजाऊ भूमि को जब प्राप्त हो जाते हैं तो अंकुरण शुरू हो जाता है। अंकुरण का नाम ही एक तरह से उस बीज का अंकुरण शुरू होने की प्रक्रिया को हम प्रेरणा कह सकते हैं। लेकिन जिनमें बीज हैं, इसका मतलब ये ना समझें कि काम हो गया, उनको पोषण करना है, उनको बड़ा करना है। आदमियों के शौक एक जैसे होते हैं। आदमी क्या कर रहे हैं देखो गौर से, उनके शौक भी नशे जैसे हैं। उनकी सारी जीवन प्रणाली, यहाँ तक कि वो जो सेलिब्रेशन करते हैं वो कोई सेलिब्रेशन है कि आओ बैठें, शराब शबाब कबाब, ये है हमारा सेलिब्रेशन, एक जैसा सेलिब्रेशन। दरअसल मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि किसी ने बहुत वर्ष पूर्व पहली बार शादी को सेलिब्रेट करने के लिए 7 फेरे लिए थे। वो एक उसका शौक़ था। किसी मौलिक आदमी ने लिए होंगे कभी पहली बार। जिसने भी पहली बार 7 फेरे लिए थे उसने तो नया काम किया था, उसका शौक़ नया था, जिंदा था, ताज़ा था, पहली बार किया था उसने। लेकिन आज तक लोग उसी उत्सव को मना रहे हैं, उसको शादी कहते हैं। अरे शादी थोड़े ही 7 फेरों से होती है भाई। पहले मन मिलते हैं, फिर ये तो ऊपर ऊपर की बात है कि हमने 7 फेरे कर लिए, कि हम कुर्सी पर बैठकर चाय पर बातचीत कर आए, हमने अच्छा खाना खा लिया, हम कहीं घूमने चले गए, ताजमहल चले गए, या हमने कोई मिल करके किसी अच्छी किताब पर डिस्कशन कर लिया। ये तो सेलिब्रेशन का तरीका है। तुम किस तरह से सेलिब्रेशन करोगे, अपना उत्सव तुम किस तरह से मनाओगे, ये एक दूसरी बात होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आदमी समझता है कि नहीं, सेलिब्रेशन तो एक ही होता है। 7 फेरे लो, कुछ मशीनों को और इकट्ठी कर लो कंपनी में, कंपनी माने साथ, अपने साथ कुछ और लोगों को इकट्ठा कर लो। इन सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करके फिर एक बहुत जोर की ध्वनि में डीजे बजा दो, धमाधम धमाधम धमाधम। फिर कुछ बेहोश रिश्तेदारों को बुलाते हो और वहाँ पर फिर ऐसे गाने पर जिसको तुम सुन भी नहीं रहे हो, क्योंकि इतनी आवाज़ में कौन सुनता है, कोई सुन थोड़ी सकता है इतनी आवाज़ में। कि छत पे सोया था बहनोई, एक ही गाना चलता है और कोई 20 साल हो गए वो गाना नहीं बदल रहा और नए गाने नहीं आ रहे। और नए गाने भी ऐसे हैं जो बिल्कुल पुराने हो चुके हैं। वो नए गाने नहीं होते, वो पुराने ही होते हैं, कुछ भी नया नहीं होता। और फिर उछलते हैं 1.5 हाथ डीजे पे, और फिर खाने पर टूट पड़ना, और फिर यही शौक़ है। और नया शौक़ क्या होता है? और फिर तुम्हारे और ढंग ढर्रों को देख लो। तुम जीवन में और क्या करते हो? थोड़ा सा कंपटीशन करते हो दूसरों से, कंपेयर करते हो अपने आप को, तुलना करते हो। तुलना भी ऐसा तो नहीं करते कि तुम अपने आप को नया बनाने के लिए करते हो, या फिर तुम प्रतिद्वंदिता भी इसलिए नहीं करते। किसी के प्रतिद्वंदी तुम होते हो, किसी से कॉम्पीट करते हो, तो किन मामलों में कॉम्पीट करते हो? कॉम्पिटिशन के तुम्हारे मामले क्या हैं? वही पड़ोसी की 2-4 बुराइयाँ, फिर आपसी 2-4 कोर्ट केस, सास बहू की ये अनंत मनमुटाव की प्रक्रिया, और फिर वही परिवारों का प्रत्येक सदस्य अंदर अंदर घुटता हुआ जीवन जीता है, और फिर एक झूठी शक्ल बनाकर एक दूसरे के सामने बार बार पेश होना, कभी उनके सामने रो जाना, कभी हंस जाना, नकली हंसी, नकली आंसू, नकली रोना, मशीनी आंसू। जैसे मशीन में जो कई मशीनें होती हैं उनमें DM वाटर डलता है, पानी डलता है, वो उसको थोड़ा सा हीटिंग रहती है, उसमें गर्म रहता है वो, तो वो पानी नीचे जाता है ऊपर जाता है, नीचे जाता है ऊपर जाता है, और उस मशीन की तासीर को थोड़ा सा ठंडा रखता है ताकि मशीन ठीक तरह से काम कर सके, ज़्यादा गर्म ना हो। तो तुम वैसे पानी हो। जिनको तुम आंसू कहते हो वो आंसू थोड़े ही हैं। उन आंसू, अब तुम कहते हो नहीं पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, लेकिन दुख भी तो मशीनी है भाई। तुम्हें ऐसे ही दुख होते हैं, ये दुख होता है,
क्या दुख है तुम्हारे? तुम कहो तुम्हें पता चलेगा, तुम मेरी जगह पे आके देखो, अरे तुम्हारी जगह पे है क्या? उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, वो बिल्कुल झूठा दुख है। लेकिन इससे तुम बाहर निकलोगे ही नहीं कभी। तुम थोड़ा भी हटके नहीं सोचोगे, देखोगे नहीं, कुछ नया नहीं करोगे, पुराना ही पुराना, पुराना ही पुराना, पुराना ही पुराना। तुम्हारे पुर्जे पुर्जे तो नष्ट हो चुके हैं, जंग लगी मशीन हो तुम। तुम्हारे सुख दुख एक जैसे हैं, सबके एक जैसे सुख हैं। सबको पता है कि वह किस बात पर सुखी होगा, किसी को कैसे पता है बताओ? क्योंकि तुम हो ही उस जैसे, तुम अलग ही नहीं हो। पूरी दुनिया जानती है कि तुम किस बात पर खुश होते हो, किस बात पे दुख होते हो। यानी कि तुम नहीं हो, फिर दुनिया ही है तुम में। यानी कि ये पूरी दुनिया एक मशीन की तरह काम कर रही है, जिसका कोई अपना ढंग नहीं होता। दुनिया का अपना कोई हिसाब ही नहीं होता। मशीनों का तो भी हिसाब होता है, परंतु दुनियादारी में जो आदमी है और आदमियों की जो दुनिया है, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं होता। वो तो ऐसी मशीन है जो ठीक तरह से चलती भी नहीं है। मशीनें गलती नहीं करती, लेकिन आदमी तो गलती करने की ही एक मशीन है। और आदमी की गुलामी भी एक जैसी है। आदमी की गुलामी छोड़ो, आदमी की स्वतंत्रता एक जैसी है। आदमी समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। बारे स्वतंत्र हो? कैसे स्वतंत्र हो तुम? किस तरह से? मुझे तो कहीं से तुम स्वतंत्र नजर नहीं आते। और फिर भी कहते हैं अरे हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? तुम्हारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम खुद से कैसे बचोगे? तुम तो खुद का बिगाड़ोगे। और फिर दूसरे को बिगाड़ने की ज़रूरत क्या है? दूसरा तो तब बिगाड़े जब उसे ज़रूरत हो। तुम छोड़ दोगे खुद को? एक जैसी रातें, एक जैसे दिन, वही कान मशीन बना लिया शोर सुनने की, आँख मशीन बना ली झूठे दृश्यों को देखने की, खाल मशीन बना ली गलत छूने की। मशीन मशीनों को छू रही हैं, उनमें कोई संवेदना नहीं, उनमें कोई भावना नहीं। मशीन हो गए हो बिल्कुल। पूरा का पूरा अस्तित्व मशीन बना दिया। तुम्हारी बुद्धि मशीनी, तुम्हारे तर्क देखो, उनमें कोई नयापन है? तुम धोखे देते हो दुनिया को, ये काम आती है बुद्धि। अमेरिका का एक गहरे से गहरा वैज्ञानिक इसलिए हथियार बनाने में बिजी है क्योंकि उसे रूस को टक्कर देनी है। फिर ये आदमी अलग कहाँ से हुआ? और रूस का आदमी कहाँ से अलग हुआ? रूस का वैज्ञानिक कहाँ से अलग हो गया? चिंपांजी भी बुद्धिमान होता है, लेकिन बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान कोई बड़ी ऊंची बात नहीं है, बुद्धिमान ही होता है। मैंने तुमसे कहा ना कि बुद्धि और बोध ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं बोध के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले बुद्धि के बारे में तो बता दूं। बोध अलग बात होती है और बुद्धि बड़ी छोटी प्रक्रिया में फंसी हुई होती है। अब जितने भी वैज्ञानिक हैं उनकी बुद्धि तो प्रबल है, बंदर की तरह, चिंपांजी की तरह। यानी कि वो जानवर तो बन गए। बंदर भी जानवर होते हैं, और बंदर का थोड़ा सा एक अलग प्रजाति का निर्माण मनुष्य है, उससे कुछ अलग नहीं है। बंदर ही है, आज तक बंदर है। बंदर जैसी हरकतें हैं उसकी, इधर उधर मुंह मारता है, कोई कुछ डाल देता है, एक केला डाल देता है, कोई उसके ऊपर ही झपट्टा मारता है, फिर दूसरे बंदरों से लड़ाई करता है कि इसको ये ना छीन लें। तुम एक केला के पीछे, तुम्हारी ज़िंदगी केला से ज़्यादा नहीं है, और केला में ही तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाती है। केला तुम्हारी आत्मा है, चाहे वो अमेरिका की केला हो या वह केला रूस की केला हो, लेकिन जीवन में कुछ नया नहीं है। तुम अगर यंत्रों के कपड़े पहन लो, तुमने बंदरों को देखा होगा, वो भी कपड़े पहनने लगे हैं, लेकिन बंदरों को कितने भी कपड़े पहना दो, बंदर अंदर से थोड़ी ही अपनी हरकतें छोड़ देगा। तुमने फिल्मों में या फिर वैसे भी मदारियों के पास कई बंदर देखे होंगे। तुम मदारियों के बंदर हो,
जितने भी वैज्ञानिक हैं वो अपने देश को मदारी समझ लें, उसी के तो बंदर हैं वो। वरना तो ऐसे भी लोग होते हैं जो मौलिक होते हैं, जो इस बात को भी कहते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, लेकिन तुम्हारी दुनिया तो छोटी सी है, उससे आगे तुम जाते नहीं। मानवता ने कोई विकास नहीं किया, मानव मशीन बना हुआ है और मशीनें कभी विकास नहीं करती हैं। मशीनें सिर्फ अपने कपड़े बदलती हैं, मशीनों के ऊपर कपड़े रखे जाते हैं, कपड़े बदले जाते हैं, मशीनों की पॉलिश होती है, मशीनों का मेंटेनेंस होता है। और नई मशीनें भी मशीनें ही होती हैं। नए व्यक्ति पैदा होते हैं, वो भी कुछ नया नहीं करते। तुम जिनको वैज्ञानिक कहते हो वो नई मशीनें हैं, पर हैं मशीनें ही, मशीनों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तुम जिनको कहते हो कि इन्होंने नई प्रौद्योगिकी का निर्माण किया, वो नई प्रौद्योगिकी भी मशीन से ज़्यादा नहीं जाती, वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है। सत्य तो यह है कि तुम जो बुद्धि की दुनिया में जीते हो, वह बुद्धि की दुनिया। तर्क जो तुम करते हो वो तर्क नहीं है, वो कुतर्क है। बुद्धि का सिमटा हुआ ऐसा तर्क कैसे हो सकता है? तर्क तो बड़ा सुंदर शब्द है, वो कुतर्क है। कुतर्कों को तुम तर्क कह रहे हो, लेकिन हकीकत ये है वो तर्क नहीं हो सकते, कभी भी तर्क नहीं कहला सकते। वो तुम्हारा एक जैसा अहंकार होता है, तुम्हारे एक जैसे स्वार्थ होते हैं, और तुम्हारे धोखे देने के तरीक़ों को देखो। तुम जो दूसरों को धोखा देते हो वो भी एक तरह से धोखा देते हो। एक जैसे धोखे हैं, तर्क एक जैसे हैं तुम्हारे, कुछ नया नहीं है उनमें। और यहाँ तक कि तुम्हारे भावों को भी देखो, भावनाओं को भी देखो, उनमें भी कुछ नूतनता नहीं है। तुम्हारा प्यार मशीनी, तुम्हारी नफरत मशीनी, तुम्हारा मिलन मशीनी, तुम्हारा विरह मशीनी। तुम कहते हो देखो यार छूट गया ना, मेरा एक पुराना दोस्त था, छूट गया, बिछड़ गया, उसकी याद आती है और तुम कहते हो कि मैं मशीन हूँ। मशीन होती तो मुझे दर्द नहीं होता। नहीं, तुम दूसरी मशीन हो ना, अलग तरह की मशीन हो। हकीकत यह है कि ये भी भावना तुम्हें सिखाई गई है, क्योंकि ये भी अगर तुमने फिल्म ना देखी होती तो तुम्हें उस तरह का विरह ना होता। विरह तुम्हारा मौलिक नहीं है। भावनाएं तो निश्चित ही मनुष्य में होती हैं, पर भावनाएं मौलिक होनी चाहिए, और अगर नहीं होंगी तो इसका मतलब इतना ही है कि वो ऊपर ऊपर हैं, सतह पर हैं। तुमने ये सीखा है कि कब तक याद करूं मैं इसको, कब तक अश्क बहाऊं, यारों रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। यही तो तुम्हें याद आता है। कैसा सिला दिया वफा का, तेरे वादे वो इरादे सब कुछ भुला दिया। उम्र भर सो ना सकेंगे, किसी के हो ना सकेंगे, किसी बेगाने की खातिर तूने अपनों को बुला दिया। वारे अपनों, तुम कब अपने थे और तुम किसके अपने हो सकते हो? तुम अपने ही हो जाते तो तुम सबसे पहले तो अपने ही अपने होते। अपने ही हो जाओ तुम, दूसरे का छोड़ो, अपने ही हो जाओ। अपने हो जाते, तुम में अपने होने की कला आती है, और आती होती तो कभी कोई दूसरा उसे छीन नहीं सकता था। लेकिन तुम्हारे अपने होने को ही कोई छीन जाता है। दूसरे के होने की बात छोड़ो, तुम कभी अपने नहीं हो पा रहे, और तुम बकवास कर रहे हो ऊपर ऊपर। अब हद हो गई, मशीनें आई लव यू बोल रही हैं। बड़ी अजीब बात है। मशीनें वादा कर रही हैं, एक जैसा वादा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, यही चलता है। तू धोखा नहीं देगा, जीवन का कोई भरोसा है? कैसे धोखा नहीं देगा? कहता है कि मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, या मैं तुझे कभी छोड़ के जाऊंगी नहीं। अरे तू कैसे छोड़ के नहीं जाएगी? कौन है तू? और कैसे छोड़ के नहीं जाएगा? कौन है तू? जीवन तुम्हारे हाथों में कैसे आ गया? और क्या छोड़ के नहीं जाएगा? क्या तुम्हारी आत्मा छोड़ के नहीं जाएगी? क्या तुम्हारा परम मौलिक स्रोत छोड़ के नहीं जाएगा? क्या छोड़ के नहीं जाएगा? शरीर छोड़ के नहीं जाएगा? शरीर तुम्हारे हाथों में है कब? और तुम यही कहते हो कि मैं शारीरिक रूप से तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम्हें मैं दिखता रहूंगा। और अच्छा, शारीरिक रूप से जो नहीं कहते
तो वो जो अलग हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए भी, वो कैसे कहते हैं कि तुम उससे दूर हो गया? शारीरिक रूप से दूर हुआ है, आत्मिक रूप से तो कोई दूर कभी होता नहीं है। और दूसरी बात है, अगर आत्मिक रूप से जुड़े हुए हो तो आत्माएं अलग कब होती हैं? तुम कभी अलग हो ही नहीं सकते, अलग होने का तरीका ही नहीं है। फिर वादा भी क्यों कर रहे हो? फिर वादा मूर्खता हुई, यानी कि वादा बेईमानी हो गई। तुम दूसरे को वादा कर रहे हो, ये वादा बेईमानी हो गई उसी जगह पे। तुम अपनी भावनाओं को भी गौर से देख लेना, उनमें तुम एक मशीन पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारी नहीं है, वो तुमसे आई ही नहीं है, वो दूसरों ने सिखाई हैं, फिल्मों ने सिखाई हैं, परिवार ने सिखाई हैं, स्कूल में सिखाई गई हैं, कॉलेजों में सिखाई गई हैं, शौक सिखाए गए हैं। और तुम्हारे गहरे से गहरे केंद्र जिनसे तुम संचालित होते हो, वो गहरे से गहरे केंद्र भी तुम्हें सिखाए गए हैं, तुम्हारे नहीं हैं। तुम वहाँ मशीन हो, तुम अभी तक कुछ भी नहीं जिए। तुम अपनी मौलिकता को खंगालो, ढूंढो, और याद रखना तुम्हारी मौलिकता है, इसलिए तुम उसको ढूंढते फिर रहे हो। तुम्हें चैन नहीं मिल रहा, तुम्हें संसार के दिए हुए इन तौर तरीक़ों से मस्ती कभी नहीं मिल सकती। वो इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि तुम कुछ और हो। तुम्हें प्रकृति ने एक अलग ढंग से पैदा किया है। तुम मौलिक हो, तुम खरे हो, तुम 100% प्योर हो सकते हो, अपने ढंग के हो सकते हो। ये जो झूठा उत्साह है, तुम्हारे झूठे उत्साह हो सकते हैं, झूठी अकड़ें हो सकती हैं, कल्पनाएं झूठी हो सकती हैं, तुम्हारी ममता झूठी हो सकती है, तुम्हारा वात्सल्य झूठा हो सकता है, तुम्हारा स्नेह झूठा हो सकता है। तुम कहो माँ तो प्यार करती है बच्चे से, हाँ बच्चे से प्यार करती है प्राकृतिक रूप से। कौन सी माँ ऐसी है जो सभी बच्चों को अपना बच्चा मानती है? बस अपने बच्चे को अपना बच्चा मानती है। और ये तो भैंस कुत्ते भी करते हैं, वो मशीनें ही तो हैं। और मशीनी ढंग से ही तो प्यार हुआ फिर, ये कि मेरा बच्चा मेरा। जहाँ भी ममत्व पैदा हो जाता है वहाँ पर मशीन पैदा हो जाती है, जहाँ पर चिपकाहट पैदा हो जाती है वहाँ पर सीमाबंदी और जीवन की संकीर्णता का प्रादुर्भाव पहले ही हो चुका होता है, तभी ऐसा होता है, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं। जिसके पास भी जीवन की विहंगम दृष्टि नहीं है, जो कि जीवन को पूरे क्षितिज को आर पार करके देखना नहीं जानता, जो ऊपर ऊपर की परतों में फंसकर रह जाता है, वो कभी भी वास्तविकता को नहीं जान सकता और अपने आप को नहीं जान सकता। तुमने वो फिल्म देखी होगी इंडियन, उसमें एक पुलिस वाला होता है, वो गुंडे को पकड़ने जाता है और वहाँ पर वो पहले ही भी एक भीड़ इकट्ठी करवा देता है, क्योंकि वो उसका नाम था, वो नेता जैसा राजनीतिक ढंग का आदमी था, तो उसको लोग जानते थे। तो लोग तो मशीन ही होते हैं, वो जानते नहीं कि वो किसका अनुसरण कर रहे हैं, वो किस तरह का आदमी है, वो उनको ही लूटता है। और जो उनको लूटता है, और भीड़ को तुमने देखा होगा, भीड़ उसी का अनुसरण करती है जो उसको लूटता है। रोटी डालकर जंजीर दे देता है। नेता का यही काम है, राजनीतिज्ञ का, कि 5 साल तक तो वह तुम्हारे गले में कुत्ते की तरह पट्टियां बांध के रखता है, और जब चुनाव का टाइम आता है तो फिर वह खुद ही तुम्हारी रोटी बन जाता है और तुम्हारी रोटियों से तुम्हें पुचकारता है। तुम उसके आगे पूंछ हिलाते हो, तुम्हें अब तुम्हारी पूंछ वो हिलवा के छोड़ता है और तुम पूंछ हिला हिलाकर कुत्ते की तरह वोट देने जाते हो, फिर उसको चाटते हो, उस नेता को। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची प्रक्रिया है, ये साफ साफ है। तो उस राजनीतिज्ञ ने उस भीड़ को इकट्ठा खड़ा कर दिया कि मुझे कोई पकड़ने आए तो तुम कोई भी पकड़ने मत देना, क्योंकि ये अन्याय हो रहा है, मुझ जैसे भले आदमी को लोग पकड़ने आ रहे हैं। और देखो पुलिस और प्रशासन कितने गलत तरीके से काम करते हैं, देखो कैसी मनमानी कर रहे हैं। तो उस पुलिस वाले ने अपने 4 गुंडे उसी भीड़ में खड़े कर दिए। अब वो भी भीड़ की भाषा बोलने लगे। तो फिर जैसे ही वो उसको अरेस्ट करने गया तो वो तो खुश हो गया कि इतनी भीड़ मेरा सपोर्ट कर रही है, ये कैसे मुझे अरेस्ट कर पाएगा। लेकिन उसने भी प्लान बनाया हुआ था। पुलिस वाला इस बात को जानता था कि भीड़ एक दूसरे का अनुसरण करती है, तो उसने अपने ही लोग उसमें खड़े कर दिए। पहले तो वो भीड़ जैसा ही व्यवहार करने लगे कि हम आपको जाने नहीं देंगे, ले जाने नहीं देंगे, बल्कि भीड़ में भी वो ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे वो तो सबसे आगे जाकर व्यवहार करने लगे कि जाने ही नहीं देंगे चाहे हम मर जाएं। तो उस पुलिस वाले ने उन 4 को नकली गोली मार दी और उनको लगा भीड़ को कि असली गोली मार दी, तो पूरी भीड़ भाग गई वहाँ से।
और फिर उसको पता चला कि ये तो नकली गोलियां थी। तो भीड़ का ऐसा ढंग है, भीड़ का कोई अपना रूप नहीं होता, ढंग नहीं होता, भीड़ मशीन होती है। और जितने भी लोगों के भीतर भीड़ छिपी है वो सब के सब मशीन है। और तुम्हारे भीतर भी तो भीड़ छिपी है। तुम गौर से देखो, तुम भी तो अनुसरण ही करते हो उसी भीड़ की तरह, किसी ना किसी का तुम अनुसरण करते रहते हो। तुम्हें किसी व्यक्ति के कपड़े पसंद हैं, तुम्हें रोहन के कपड़े पसंद हैं, तो अब तुम्हें उसी के जैसे कपड़े चाहिए। और तुम जब उसको खरीद के पहनते हो तो तुम उस समय तुम थोड़े ही होते हो, रोहन होते हो। फिर तुम्हें सोहन की हेयर स्टाइल पसंद है, तो तुम जब उसकी तरह बाल काटते हो तो तुम थोड़े ही होते हो, फिर तुम सोहन हो जाते हो। तुम्हारे अंदर जाने कितने रोहन, जाने कितने सोहन, जाने कितने राहुल, जाने कितने अजय, जाने कितने अजीत छिपे हुए हैं। कितने ही लोग छिपे हुए हैं तुम्हारे अंदर। तुम्हें कौन कौन पसंद है? तुम तो कहीं भी नहीं हो, सब कुछ बाहर है, बाहर से आ रहा है, बाहर से तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है सब कुछ। और याद रखना, किसी को देखकर तुम बदलते हो अपने आप को, तो पूरी तरह से तुम उसकी नकल करने लग जाते हो, पूरी तरह से मशीन बन जाते हो। इस मशीनी जीवन को तुम गौर से देख लो, तुम कहाँ अपने आप को ढूंढ पाओगे। तुम एक डंपिंग ग्राउंड हो जहाँ पर पूरी दुनिया का कचरा पड़ा हुआ है। तुम एक ऐसे कमरे हो जिसमें कोई आकर कभी भी रुक जाता है। बल्कि ये छोड़ो कि तुम कमरे हो, तुम एक होटल हो जहाँ पर हर रोज़ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई भी तुम्हें बुक कर लेता है। किसी संवेदना से, किसी विचार से, किसी तरीके से कोई ना कोई तुम्हें बुक कर लेता है। और बिना किराए के बुक कर लेता है। सबसे मुख्य बात तो ये है, तुम्हारे अंदर कोई भी आ रहा है। इसलिए तुम अपने आप को गौर से समझ लो कि तुम कौन हो, क्या हो। सबसे मुख्य बात थोड़ी सी बोध की कर लेते हैं। देखो, हमारे पास ये सब टूल्स की तरह होते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, इन सभी के तौर तरीके, इन सब के ढंग ढर्रे मशीन ही होते हैं। पहली बात तो ये, इनको मशीन से ज़्यादा मानो भी मत। अपनी बुद्धि को तुम मशीन से ज़्यादा क्यों मानो? मशीन के अधीन होकर जो भी जीता है वो गलत है। अब तुम ये भी प्रश्न पूछ सकते हो कि मैंने जब कर सब कुछ मशीन ही बोल दिया है, तो मशीन तो आदमी बनेगा, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ संवेदना लेगा ही लेगा, कुछ ना कुछ उसमें पुराना तो रहेगा। अगर पुराने लोग सिखाएंगे नहीं, पुरानी किताबें ना होंगी, पुराने खंडहर ना होंगे, पुराने मिट्टी ना होगी, तो नए मकान बनते भी नहीं हैं। पुराने से ही नया निकलता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो मशीन होना कहाँ तक उचित है, ये प्रश्न उठ सकता है। तो देखो, इसकी हकीकत ये है कि मशीन बनना वहाँ तक उचित है जहाँ तक वो मशीन ही रहे, तुम पर हावी ना हो जाए। लेकिन मशीन अगर तुम पर हावी होने लगे तो समस्या हो जाती है। मैंने तुमसे कहा ना कि ये सब मशीनें हैं। मशीन को मशीन रहने दो, मशीन को राजा मत बनाओ, मशीन को निर्णायक मत बनाओ। मशीनें निर्णय थोड़ी ही करती हैं। और फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर तुम कहते हो कि कहीं ना कहीं से कुछ सीखोगे, तुम वहीं से नया निकलेगा, तो नया निकालो ना। जब नया निकल जाएगा तो पुराना अपने आप ही हट जाएगा। पहली बात तो तुम नए निकालने में जियो, पुराने में मत जियो। पुराना तो निश्चित मौजूद है, लेकिन पुराने से नया निकलता है। लेकिन तुम नए निकालने में जाओगे, नए निकालने में जियोगे, नए हो जाओगे, तो फिर पुराना तुम्हारे लिए समाप्त हो जाएगा। पुराना हर समय समाप्त हो सकता है, पुराना हर जगह समाप्त हो सकता है। चेतना हर जगह हो सकती है, हर काल में हो सकती है। और याद रखना, जिसको मैं बोध कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। बोध होता है अनंत और बुद्धि होती है सीमित। ऐसा समझ लो, तुम बुद्धि में जीते हो। कई लोगों को तो ऐसा भी पता चल जाता है बुद्धि से कि वह बोधपूर्ण भी हैं, लेकिन हकीकत ये होता है कि वो बोधपूर्ण नहीं होते, वो बुद्धिपूर्ण होते हैं। और उनकी बुद्धि में वो कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि वो बोधपूर्ण है, लेकिन वो बोध नहीं होता उनमें बोध की झलक हो सकती है, परंतु बोध तो संपूर्णता को अपने में समाहित कर लेता है। जैसे बुद्धि को तुम बड़ा क्षेत्र कह सकते हो, बड़ी मशीन कह सकते हो। जैसे मान लो कि पृथ्वी पर जैसे महासागर, हालांकि महासागर बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर बुद्धि की बात करें
तो बुद्धि को तुम महासागर मान लो, तो बोध को तुम पृथ्वी मान लो। बोध वो है जो महासागर को भी अपने में रखता है। तुम्हें पता है ना कि महासागर पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर महासागर है, पर सारी पृथ्वी महासागर नहीं है। महासागर में पृथ्वी नहीं समा सकती, पर पृथ्वी महासागर को समेट लेती है। बोध में बुद्धि भी आ जाती है, बोध में सब कुछ आ जाता है जो भी पृथ्वी पर है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सब कुछ आ जाता है। सारी मशीनों को संभाल सकता है बोध, यहाँ तक कि बुद्धि की मशीन को संभाल सकता है, सब कुछ संभाल सकता है बोध। लेकिन बुद्धि बोध को नहीं संभाल सकती। महासागर महासागर ही है, महासागर हवा नहीं है, महासागर पेड़ नहीं है, महासागर फल नहीं है, महासागर धूप नहीं है। इसलिए महासागर सब कुछ नहीं संभाल सकता, लेकिन पृथ्वी, जो भी पृथ्वी पे है उसको संभाल रही है। पृथ्वी भी सीमित है, लेकिन चेतना उससे भी असीमित है। बोध सब कुछ संभाल सकता है, सार सब कुछ संभाल सकता है, पूरे अस्तित्व को भी संभाल सकता है। इसलिए बोध में जीना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बोध अत्यंत गहरी बात होती है। बोध सब कुछ धारण कर सकता है, और जब भी तुम बोधपूर्ण होते हो, नए होते हो, नया सारे पुराने को धारण कर लेता है। लेकिन जब नए के रूप में पुराना धारण किया जाता है तो नया ही होता है, पुराना नहीं होता। पुराना टूल्स की तरह होता है, मशीन की तरह होता है। मशीनें, सारी ही मशीनें कोई भी क्यों ना हो, पुरानी होती हैं। नई से नई मशीन भी पुरानी होती है, क्योंकि मशीन होती है। सबसे मुख्य बात ये होती है उसकी, नई मशीनें भी मशीन होती हैं। मशीन होना गलत है। तुम मशीन के अधीन होकर, तुम बुद्धि के अधीन होकर विवेक को खो दो, तुम शरीर के अधीन होकर, ये तो छोड़ो, बहुत कम लोग होते हैं जो बुद्धि के अधीन होकर विवेक को खोते हैं। कुछ लोग तो शरीर के अधीन होकर ही विवेक को खो देते हैं, कुछ लोग तो अपनी स्वाद के अधीन होकर ही विवेक को खो देते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग खो देते हैं। कुछ क्या, कुछ होते हैं जो बुद्धि से खोते हैं, लेकिन बुद्धि से भी नहीं खोना चाहिए। बुद्धि को विवेक के अनुसार चलाओ, विवेक को बुद्धि के अनुसार मत चलाओ। ऐसा मत करो कि गाड़ी अपने हिसाब से कहीं भी चल रही है। एक बात बताओ, गाड़ी चलेगी कैसे अगर तुम ना चलाओगे तो? और तुमने यही कर रखा है जीवन के साथ, तुमने मशीनों के हवाले कर दिया अपने आप को। अब जैसे कोई आदमी गाड़ी चला रहा है और गाड़ी में उसके लिए कोई फ़ोन आता है कि कहाँ हो, तो वो क्या कहता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ मैं, या फिर मैं कहीं गुड़गांव जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ। ये नहीं कहता कि गाड़ी जा रही है। क्या ये कहेगा कि गाड़ी जा रही है? हाँ, ये कह सकता है कि गाड़ी से जा रहा हूँ। ये नहीं कहता है कि गाड़ी जा रही है। ठीक वैसे ही तुम बोध को बुद्धि के हवाले मत करो। बुद्धि गाड़ी जैसी है, तुम उसके चलाने वाले हो, लेकिन कई बार बुद्धि तुमको चलाती है। तुम अपने आप को समझने की कोशिश करो, तुम बोध को समझने की कोशिश करो। तुम वास्तव में बोध हो, ना कि शरीर, ना कि बुद्धि, ना कि मन, ना कि संवेदनाएं, ना कि क्रियाकलाप। तुम किसी भी चीज़ में मौजूद नहीं हो। तुम चलते हो तो पाँव नहीं चलते, तुम चलते हो। तुम सुनते हो तो कान नहीं सुनते, तुम सुनते हो। तुम देखते हो तो आँख नहीं देखती, तुम देखते हो। तुम वो हो जो आँख की आँख हो, तुम वो हो जो कान के कान हो, तुम वो हो जो स्पर्श का स्पर्श हो। इसलिए तुम गौर से देखो कि तुम कौन हो, तुम बोध हो। बोध में आओ, बोध में उतरो, बोध में जियो। बोध से बाहर जाकर के तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। बोध आवश्यक है, बोध महत्वपूर्ण है, और बोध ही तुम्हारे सारे जीवन को संभाल सकता है। बोध तुम्हें यूनिक कर सकता है, तुम्हें इंटीग्रेट कर सकता है, तुम्हें एक कर सकता है। तुम अगर पूछो कि जीने का सबसे बड़ा तरीका, फैला हुआ तरीका और समायोजित करता हुआ तरीका या सामष्टिक तरीका क्या है, तो वो बोध है, वो मैं हूँ। हकीकत यह है कि मैं ही मैं हूँ। सारी मशीनों को मैं ही चला सकता हूँ, पर कोई मशीन अगर मुझे चलाने लग जाए तो ज़्यादा दिन नहीं चला सकेगी। तुम्हारा शरीर तुम्हें कितने दिन चलाएगा? तुम कहते हो कि शरीर बड़ा हो रहा है, तो फिर तुम्हें कुछ भी बड़ा नहीं होता। शरीर तो वैसा ही हो जाता है जैसे तुम होते हो। और शरीर जीव जंतुओं का अलग अलग कैसे होता है? अगर शरीर ही बड़ा होता तो अलग अलग तरीके से क्यों बड़ा होता? अब हाथी का शरीर हाथी का ही शरीर है, क्योंकि शरीर बड़े नहीं होते, प्रवृत्ति बड़ी होती है, वासना बड़ी होती है, उसके भीतर कुछ है जो बड़ा होता है। और उससे भी बड़ी बात, वो वासना भी किसी कारण से होती है। उन कारणों को पहचानो, उन जड़ों को पहचानो। अंत में तुम पाओगे कि प्राकृतिक रूप से सबका सार मैं ही हूँ, मुझसे ही सब पैदा हो रहा है, मैं ही पैदा कर रहा हूँ। ये गहरा विज्ञान है।
अभी थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, कभी इस पर भी बात करेंगे। इसी के साथ अब मैं बात समाप्त करता हूँ।